हाँ जी, स्प्रिंग बोर्ड की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पिछले 2 वीडियो गुर्जर प्रतिहार वंश के पढ़ रहे थे। उम्मीद है आपने पढ़े होंगे उन वीडियो को। उससे पहले एकीकरण पढ़ा था हमने। हम जब राजस्थान की हिस्ट्री को देखते हैं तो राजस्थान की हिस्ट्री को बेसिकली हम 3 भागों में बांट सकते हैं। किसी भी हिस्ट्री को बांट लो आप, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। जब आप एंशिएंट राजस्थान की बात करोगे तो एंशिएंट राजस्थान में क्या आएगा? तो एंशिएंट राजस्थान में आप पढ़ोगे कालीबंगा पढ़ लोगे, बेराठ पढ़ोगे, बयाना के बारे में, भीनमाल के बारे में, गणेश्वर की सभ्यता के बारे में, ये सब चीजें पढ़ोगे। जब हम मिडिवल की बात करते हैं तो मिडिवल में जितने भी अपने प्रिंसली स्टेट्स हुए थे, जितने भी रियासतें थी, उन रियासतों में जो भी राजा महाराजा हुए, उन राजा महाराजाओं के जो युद्ध हुए, उनकी जो संधियां हुई, वो सारी चीजें हम मिडिवल के अंदर पढ़ लेते हैं। और अंग्रेजों के साथ में जो कुछ भी रिलेशन रहे थे, वो वाले जो मैटर है वो हम मॉडर्न में पढ़ लेते हैं। ज्यादातर पिछले कई सालों से देखा गया कि ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो इस मॉडर्न वाले से ज्यादा आते हैं। हालांकि मिडिवल से भी खूब सारे क्वेश्चन आते हैं, पर मिडिवल वाले क्वेश्चन 2 भागों में बढ़ जाते हैं। मिडिवल को आप दोनों चीजों में देख सकते हो, आप इसको हिस्ट्री में भी देख सकते हो और आप इसको आर्ट एंड कल्चर में भी देख सकते हो। कि भाई आप वो कहते हो कि किसी किले का क्वेश्चन आया, कोई फोर्ट के बारे में पूछा, तो हम कह देते हैं कि तो आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, आर्किटेक्चर का क्वेश्चन है, पर है तो वो मिडिवल हिस्ट्री से संबंधित। हम कोई पेंटिंग का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं उसमें, हम किसी मंदिर मस्जिद के बारे में पढ़ लेते हैं उसमें, तो वो सब मिडिवल में ही आता है। तो पर हम उसको आर्ट एंड कल्चर में मान लेते हैं, तो हमें लगता है आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और मिडिवल के राजा का युद्ध वगैरह सीधे कम पूछे जाते हैं। पर मॉडर्न वाला तो सीधा सीधा से लफड़ा है, यहाँ से खूब सारे क्वेश्चन आते हैं। मॉडर्न वाले में क्या क्या टॉपिक आते हैं? तो एक तो अपनी 1857 की रिवोल्ट आती है, फिर इसके बाद में जो पीजेंट मूवमेंट हुए थे वो आते हैं, जो ट्राइबल मूवमेंट हुए थे वो आते हैं, जो प्रजामंडल चले थे, और जो राजस्थान का इंटीग्रेशन हुआ था या राजस्थान का यूनिफिकेशन हुआ था उसके बारे में पढ़ते हैं। अब आप जब ये टॉपिक देखोगे तो यूनिफिकेशन पढ़ चुके हम, प्रजामंडल जो मुख्य मुख्य बड़े बड़े प्रजामंडल थे वो पढ़ ही लिए थे, जनजाति आंदोलन शुरुआत में बता दिए थे, किसान आंदोलन सारे के सारे पढ़ाए हुए। ये टॉपिक बच गया था क्योंकि तब किसान आंदोलन से शुरू किया था और उसके बाद उधर से आगे बढ़ गए, तो ये बचा हुआ था। कई बार खूब सारे कमेंट आते रहते हैं कि ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, तो मुझे लगा आज ये पढ़ लेना चाहिए। हालांकि सिंपल सा टॉपिक है, ज्यादातर लोगों को आता है, फिर भी थोड़ी यूं चर्चा कर लेंगे, बात कर लेंगे, आप थोड़ी सुन लोगे बातें तो थोड़ा याद हो जाएगा कि सुनी हुई चीजें थोड़ी लंबे समय तक याद रह जाती। तो आज हम यही टॉपिक देखेंगे, 1857 की क्रांति, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब जब 1857 क्रांति की बात करते हैं तो वैसे तो नॉर्मली जब भी ऐसा कोई टॉपिक लिया जाता है तो हम ये पढ़ते हैं कि उसके कारण क्या रहे थे, कॉजेज क्या थे, उसका रिजल्ट क्या निकला था, उसकी नेचर क्या थी। बोल बच्चन वाला सा पोर्शन थोड़ा ज्यादा होता है। मुझे लगता है यार वो वाला पोर्शन मैं ये टॉपिक पढ़ा दूंगा, उसके बाद एक साथ ही बता दूंगा कि कारण परिणाम प्रकृति वगैरह इनकी क्या रही थी, कॉजेज रिजल्ट और नेचर क्या थी उसकी। पहले जो सीधा सीधा अपना घटनाक्रम है हम वो पढ़ लेते हैं क्या था। पर जब आप 1857 की क्रांति की बात करते हो, आप जब रिवोल्ट की बात करते हो, म्यूटिनी की बात करते हो, तो किसके खिलाफ हुई? अंग्रेजों की। अंग्रेजों के भी किसके खिलाफ? उनके शासन के, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ हुई। तो पहले ये तो जानना जरूरी हो कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार का था, उनका शासन किस प्रकार का था, तो हम थोड़ा सा वो पढ़ लेते हैं। 1817-18 ये साल बड़ा महत्वपूर्ण सा चल क्या रहा था? अंग्रेजों के और मराठों के बीच में लड़ाई चल रही थी। अंग्रेजों के और मराठों के बीच में 3 युद्ध हुए थे और ये तीसरा युद्ध चल रहा था 1817-18 में उनके बीच में। भारत में मुगलों के बाद में सबसे बड़ी कोई शक्ति थी तो मराठे थे। मुगलों का पतन हो गया था तो अंग्रेजों को सबसे अधिक टक्कर यदि किसी से मिली तो मराठों से मिली। 3 युद्ध हुए इनके बीच में, तीसरा युद्ध 1817-18 में चल रहा था। मराठे कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपने राजस्थान पर नियंत्रण रखते थे, लूट मार करके ले जाया करते थे, यहाँ से टैक्स वगैरह करके ले जाया करते थे। तो जब अंग्रेजों ने मराठों को हराया या जब मराठों के खिलाफ युद्ध छेड़ा तो अंग्रेजों का ध्यान कहीं ना कहीं अपने राजस्थान की तरफ गया और उनको लगा राजस्थान की रियासतों के साथ में हमें संधियां करनी चाहिए। और जब मराठों का इंटरफेयर जैसे समाप्त हुआ, हमारे वाले राजा भी तैयार थे, उन्होंने अंग्रेजों के साथ में संधियां कर ली। अंग्रेज अपने साम्राज्यवाद को बढ़ाना चाहते थे, इसलिए संधियां करनी जरूरी थी, एक बड़ा सा कारण तो। और राजा जो थे वो अपने रियासत के जो आंतरिक मामले थे, सामंत बार बार उनको तंग करते थे, उनसे परेशान थे, इधर उधर से लूट मार हुआ करती थी, उनसे परेशान थे। उनको भी कोई एक बाह्य शक्ति, एक्सटर्नल पावर चाहिए थी जो उनको बचा सके, उनकी रक्षा कर सके। दोनों के जो हित थे वो आपस में मिल रहे थे, इंटरेस्ट आपस में मिल रहे थे, इसलिए दोनों ने 1817-18 में संधियां कर ली। जब 1817-18 में संधियां की, जब जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था वो हुआ करता था लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये याद रख लेना आपने थोड़ा सा कि 1817-18 की जो संधियां थी वो कौन से गवर्नर जनरल के टाइम में की गई थी? तो भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स हुआ करता था, उसके टाइम में संधियां की गई।
अब गवर्नर जनरल कहाँ रहता था? तो गवर्नर जनरल रहता था कलकत्ता। पर अपने नॉर्थ इंडिया के जो मामले थे वो कहीं ना कहीं दिल्ली से देखे जाते। तो दिल्ली का जो समय रेजिडेंट हुआ करता था उसका नाम था चार्ल्स मेटकॉफ। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने चार्ल्स मेटकॉफ को कहा कि मेटकॉफ या तो राजस्थान वाली रियासतों के साथ बातचीत कर और यहाँ पे बातचीत करके संधियां की। तो अपने रियासतों के साथ में संधियां करने वाला कोई व्यक्ति था तो चार्ल्स मेटकॉफ था। बड़ा सा बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राजस्थान की रियासतों के साथ संधियां करने वाला अंग्रेजों का अधिकारी कौन था? तो चार्ल्स मेटकॉफ था। अपने 3 नीचे वाली रियासतें डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, वो चूंकि मध्य प्रदेश से मिलती हुई थी। मध्य प्रदेश का इलाका मालवा का रेजिडेंट हुआ करता था जॉन मेलकम। तो उन 3 के साथ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के साथ में जॉन वेलकम ने की थी। बाकी कोई एक आदमी महत्वपूर्ण आदमी पूछे तो चार्ल्स मेटकॉफ था जो अपने साथ में संधियां कर रहा था। हालांकि इन संधियों के लिए माहौल बनाने का किसी ने काम किया था, वो कर्नल जेम्स टोड थे। हमारे राजस्थान के इतिहास के पितामह कह लो आप, राजस्थान के इतिहास के जनक कह लो, जो कर्नल जेम्स टोड थे। वो पहले से यहाँ पे राजस्थान के अंदर घूम रहे थे, कहीं ना कहीं राजाओं को तैयार कर रहे थे कि आप हमारा साथ दीजिए, आप हमारे साथ में संधियां कीजिए। तो कर्नल जेम्स टोड की भी खूब अच्छी भूमिका थी। और वो तो एक स्टेटमेंट ही है कि जालिम सिंह झाला का कभी नाम सुना हो? राजस्थान की राजनीति का एक बेहतरीन किरदार हुआ जालिम सिंह झाला। कोटा के दीवान हुआ करते थे। अपने अंतिम समय में लगभग आंखों से दिखाई देना बंद हो गया था। और कर्नल टोड जब झाला से जाकर मिलता है, जालिम सिंह से जाकर बातचीत करता है और कहता है कि जो पिंडारियों के खिलाफ हम लड़ने जा रहे हैं आप हमारा साथ दीजिए, मराठों के खिलाफ जो लड़ने जा रहे हैं आप हमारा साथ दीजिए। हालांकि जालिम सिंह झाला के पिंडारी और मराठों के साथ में बहुत अच्छे संबंध थे, उसके बावजूद जालिम सिंह झाला शायद आने वाले वक्त की नजाकत को समझ पा रहा था और उसने साथ देने का वादा किया था कर्नल टोड को। और उसने कर्नल टोड को उस दिन कहा था कि मुझे वैसे तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूं कि आने वाले 10 साल के अंदर पूरे भारत के अंदर अंग्रेजों का राज स्थापित हो जाएगा। 10 साल में तो हुआ या नहीं हुआ था, लेकिन धीरे धीरे करके 57 की क्रांति के बाद तो पूरी तरीके से जो विक्टोरिया का शासन स्थापित हो गया था और जो जालिम सिंह झाला की जो भविष्यवाणी थी वो सत्य साबित हुई थी। तो कभी कोई पूछ ले कि किसने कर्नल टोड को कहा था कि 10 वर्ष बाद अंग्रेजों का शासन पूरे भारत के अंदर स्थापित होता हुआ मैं देख रहा हूं, तो जालिम सिंह झाला का नाम याद रखना। किसको कहा था? कर्नल जेम्स टोड को कहा था। तो जेम्स टोड का नाम याद रखना, उसने भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सबके साथ संधियां कर ली। आप जानते ही हो, मैंने किसी पहले भी एक में बताया था कि पहले करौली के साथ में संधि करनी है 1817 के अंदर। करौली के साथ संधि की थी, कोटा के साथ संधि की थी और किशनगढ़ के साथ संधि की थी। बाकी वाली सब रियासतों के साथ में कर ली थी 1818। एक बची थी सिरोही के साथ में की थी 1823। सिरोही वाला मैटर यूं हुआ कि जो मारवाड़ के राजा हुआ करते थे मानसिंह, उन्होंने अंग्रेजों को कहा कि सिरोही तो हमारे अधीन है, सिरोही अलग से है ही नहीं, तो इसलिए सिरोही के साथ संधि करने की जरूरत नहीं है, आपने मेरे साथ संधि कर ली तो ये पूरे के साथ संधि हो गई। ये तो जब अंग्रेजों ने सब रियासतों के साथ संधि कर ली तो सिरोही वाले खुद ही अंग्रेजों के पास गए। तो सिरोही वालों ने अंग्रेजों से कहा कि यार आपने सबके साथ संधियां कर ली, हमारे पास आए नहीं आप, हमने कौन से मोरने के बाटे मारे? तो अंग्रेजों का तुम हो कौन? तो हम सिरोही, हमारा अलग से स्टेट है, अलग से झंडा है, ये सब कुछ देख लो आप। तब अंग्रेजों को पता चला, तब 1823 में जाके अंग्रेजों ने सिरोही वालों के साथ अलग से संधि की थी। याद रखना, कभी कोई पूछ ले कि सिरोही के साथ बाद में संधि क्यों की गई थी, क्योंकि पहले मारवाड़ का राजा सिरोही पर अपना अधिकार समझ रहा था। कालांतर में जब सिरोही वालों ने अपने डॉक्यूमेंट वगैरह से दिखा दिए थे, तब अंग्रेजों ने जाके 23 में संधि की थी। तो 17 में करौली, कोटा, किशनगढ़ कर लेते, बाकी वाले 18 में कर लेते और 23 के अंदर सिरोही संधि कर लेते। अब जब इन सब ने संधि कर ली, सब राजाओं ने संधियां कर ली, अब इन प्रत्येक राज्य के अंदर, प्रत्येक रियासत के अंदर एक एक अधिकारी भेज दो। अंग्रेजों की तरफ से एक अधिकारी जाएगा जो वहां राजा से बातचीत करेगा, वहीं पे रहेगा। उन अधिकारियों को बोलते थे पॉलिटिकल एजेंट। पॉलिटिकल एजेंट कहते थे, उनको रेजिडेंट कहा करते थे। अलग अलग थोड़ा सा होता था, कई रियासतों में इनको रेजिडेंट बोलते थे, कई रियासतों में इनको पॉलिटिकल एजेंट बोलते थे। रेजिडेंट थोड़ा ज्यादा ऊपर का पद होता था, पॉलिटिकल एजेंट थोड़ा सा उससे नीचे का पद हुआ करता था। सबके अंदर पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट बिठा दिए गए। अब ये जितने भी पॉलिटिकल एजेंट और रेजिडेंट है, इनके ऊपर एक अधिकारी बनाया गया जिसका नाम था रेजिडेंट फॉर राजपूताना। रेजिडेंट फॉर राजपूताना नाम का एक अधिकारी बनाया गया। तो ये कहां रहेगा भाई? तो कहा ये दिल्ली के अंदर रहेगा। कौन होंगे? तो ये जो पहले बंदे थे ये थे डेविड ऑक्टरलोनी। डेविड ऑक्टरलोनी को ये पद दिया गया था। डेविड ऑक्टरलोनी अपने अजमेर पे कब्जा यदि किसी अंग्रेज अफसर ने किया था तो डेविड ऑक्टरलोनी ने किया था। जब दौलत राव सिंधिया अंग्रेजों के सामने हार जाता है या सरेंडर कर देता है, उसके बाद अंग्रेजों की सेना जब अजमेर पर अधिकार करने के लिए आती है, तो अजमेर पर अधिकार करने वाला जो अंग्रेज अधिकारी था वो डेविड ऑक्टरलोनी था। तो डेविड ऑक्टरलोनी को अपने रेजिडेंट फॉर राजपूताना बना दिया गया था। भला आदमी था बेचारा, एकदम हिंदुस्तानी टाइप पे बन गया था। 13 वाइफ थी, जिनमें से कई तो अपने इंडियन ही थी, जिनमें एक वाइफ का नाम था मुबारक बेगम। और मुबारक बेगम के बारे में कहा जाता है कि पहले वो नर्त की डांसर हुआ करती थी, बाद में डेविड ऑक्टरलोनी को पसंद आ गई तो उसने शादी कर ली थी उसके साथ में। मुबारक बेगम ने बाद में एक दिल्ली के अंदर मस्जिद का निर्माण करवाया था, मुबारक बेगम की मस्जिद ही कहा जाता है। हालांकि वो डांसर थी इसलिए कई बार उसको लोग वेश्या की मस्जिद बोलने लग गए थे। अभी पिछले जुलाई में जब दिल्ली में बहुत भयंकर बरसात आई थी,
तब वो जो मस्जिद है मुबारक बेगम वाली मस्जिद, उसका एक गुंबद गिर गया था। तब अखबारों में न्यूज के अंदर आया था कि एक पुरानी मस्जिद है उसका गुंबद गिर गया। तो वो मस्जिद कौन सी? मुबारक बेगम की मस्जिद। मुबारक बेगम कौन थी? लोगों को पता चला कि अंग्रेज अधिकारी भी थे, डेविड ऑक्टरलोनी उनकी मिसेज हुआ करती थी, उनकी वाइफ हुआ करती थी, लेडी ऑक्टरलोनी कहा जाता था। तो डेविड ऑक्टरलोनी का नाम थोड़ा याद रख लेना। पहले रेजिडेंट फॉर राजपूताना बनाए गए थे। इसके बाद में कई दिन तक वो पद रहा वहां पर। उसके बाद कहा कि यार दिल्ली बैठ कर राजस्थान का शासन नहीं चलाया जा सकता, तो एक काम करो, राजस्थान के अंदर ही एक जगह पे आदमी को बिठाया जाए और अब से इसको रेजिडेंट मत बोलो यार, इतने सारे पॉलिटिकल एजेंट के ऊपर ये काम करता है, तो इसका नाम कर दो एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी। एजीजी बना दिया गया, एजेंट टू गवर्नर जनरल बना दिया गया 1832 के अंदर। 1832 में ये व्यवस्था की गई। कहां पर बनाया जाएगा? तो अजमेर। अजमेर के अंदर व्यवस्था कर दी गई। अजमेर एकदम बीच में पड़ता है, अंग्रेजों का कब्जा हुआ करता था, राजा बनता नहीं था, तो अजमेर के अंदर एजीजी जाके बैठ जाएगा। और पहले एजीजी कौन होंगे? तो अब्राहम लोकेट जो थे, उनको कहा साहब आप जाके वहां पे एजीजी बन जाओ। ये जो आगरा वाला इलाका हुआ करता था, इसको अपने बोलते थे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, इसके अधीन कर दिया था आपने, राजस्थान को इसके अधीन कर दिया था। राजपूताना एजेंसी बोलते थे दिल्ली के अंदर जब अपना पड़ता था, फिर इसको एजेंट टू गवर्नर जनरल बोलने लगे, अपने यहाँ पर अजमेर में लेके आ गए थे। और इसके नॉर्थ वेस्ट प्रांत था, उत्तर पश्चिमी प्रांत था, जिसका मुख्यालय आगरा के अंदर पड़ा करता था, इसके अधीन अपने कर दिया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठता था यहाँ पर एक, और कहा कि भाई आप यहाँ वाला मामला देख लिया करो, अपने एजेंट टू गवर्नर जनरल बना दिया गया मिस्टर लोकेट को। 32 के अंदर ये बनाया गया यहाँ पे। अब अजमेर में रहने लगे एजीजी। अजमेर में एजीजी गर्मी लगी, अंग्रेज वापड़े दौड़े आदमी, यहाँ पे चामड़ी बढ़ गई सबकी। तो उसने कहा कि यार कोई ठंडी जगह हो तो वहां हम जाए। तो सिरोही के राजा से इन्होंने 45 में आबू लिया था, तो वहां बाद में अपनी राजधानी को आबू ले गए। आबू के अंदर एजीजी रहना शुरू हो गया। अब कहा कि ठीक है अजमेर भी आता रहेगा और आबू भी जाता रहेगा, लेकिन अब वो अजमेर कम रहता, आबू ज्यादा रहता। फिर 1864 के अंदर कहा गया कि भाई ऐसे बात नहीं पड़ेगी, 6 महीने वाला करो। तो कहा कि समर कैपिटल, ग्रीष्मकालीन राजधानी तो अपने कर लो आबू के अंदर, और जो शीतकालीन राजधानी हो वो अपने कर लो अजमेर के अंदर। तो कुछ दिन उधर रह जाएगा, कुछ दिन इधर रह जाएगा। आज दिन तक अपने राजस्थान के अंदर वो प्रोविजन है। आज भी हमारे जो राज्यपाल महोदय होते हैं वो आबू चले जाते हैं, गर्मी के दिनों में आबू चले जाते हैं, बाकी ज्यादातर समय अब अजमेर राजधानी नहीं, अब अपनी राजधानी जयपुर है, तो अब वो जयपुर के अंदर रहने लगे। फिर अपने याद रखने वाली बात, अपने 57 की क्रांति पढ़ रहे हैं, इतनी देर वाला तो बोल बच्चन था। 57 की क्रांति में अपना एजीजी कौन था? तो 57 की क्रांति में अपने एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, इनका नाम याद रखना। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस 57 की क्रांति के अपने एजीजी थे। कभी आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी तो 2 लॉरेंस बंधुओं के नाम और पढ़े होंगे। जॉन लॉरेंस जो भारतीय गवर्नर जनरल बने थे, हेनरी लॉरेंस जो 57 की क्रांति में लड़ते हुए अवध के अंदर शहीद हो गए थे, ये उनके भाई है। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस में उनके भाई, तो 3 भाइयों का कार्यकाल सही रहा है यहाँ पे अपने। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस 57 की क्रांति के टाइम अपने यहाँ पे एजीजी हुआ करते। एक्सपीरियंस था लंबा। ये पहले अपने मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे, और मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंसी का प्रमोशन करके और एजीजी बनाया गया था। अब मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। वैसे मेवाड़ का पहला पॉलिटिकल एजेंट कोई था तो जेम्स टोड था। मेवाड़ और हाड़ौती दोनों का पॉलिटिकल एजेंट बना के 1818 में जेम्स टोड को यहाँ पे भेजा गया था। इसलिए जेम्स टोड यहाँ पे लंबे टाइम तक रहा था, तो राजाओं के कॉन्टेक्ट में रहा, बड़े अधिकारियों के कॉन्टेक्ट में रहा, इसलिए हिस्ट्री लिखने में सक्षम हो पाया था। तो ये थोड़ा याद रखना आप। इसके बाद में अब जब अंग्रेज यहाँ पे रहते हैं, उनकी छावनी, उनका यहाँ पे ऑफिस है। अब जब राजाओं के साथ संधियां की थी तो अंग्रेजों ने सीधा सीधा अपने राजाओं को कहा था कि हम आपकी रक्षा करेंगे और उसके बदले में आप हमें रुपए दे देना। अब जब रक्षा करेंगे तो रक्षा करने के लिए आपको सैनिक रखने पड़ेंगे। तो सैनिक जहां पे रहते हैं उसको हम बोलते हैं छावनी। तो अंग्रेजों की राजस्थान में 6 छावनियां हुआ करती थी, 6 कैंटोनमेंट हुआ करती थी उनकी। यहाँ कहाँ पे थी? ज्यादातर का आपको नाम पता होगा। नसीराबाद की छावनी है, नीमच, देवली, एरिनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा। एक नीमच आजकल मध्य प्रदेश में आता है, पर उस समय अपने राजपूताना एजेंसी के अधीन हुआ करता था। मेवाड़ के लिए जो छावनी बनाई गई थी वो नीमच छावनी हुआ करती थी। नसीराबाद, ऑक्टरलोनी जब अजमेर पर कब्जा करता है तो ऑक्टरलोनी नसीराबाद की छावनी की स्थापना करके जाता है। कहते हैं कि ऑक्टरलोनी को 1804 में मुगल बादशाह ने नसीर की उपाधि दी थी। उसे नसीर भी कहा जाता है, नसीर का मतलब होता है रक्षक। तो ऑक्टरलोनी ने अपने नसीर उपाधि के नाम पर इस जगह का नाम रख दिया था नसीराबाद। तो ऑक्टरलोनी इस नसीराबाद छावनी की स्थापना करके गया था। देवली टॉप में पड़ती है, नसीराबाद अजमेर में होगी। एरिनपुरा वाली छावनी का, एरिनपुरा वाली छावनी वाला जो क्षेत्र था पाली में आता है एरिया, सिरोही के राजा से खरीदा गया था। सिरोही के राजा थे शिव सिंह, उनसे एरिया खरीदा गया था। हुआ कहता है कि 1835 में जोधपुर लीजियन बनाई गई थी। कहा गया कि भाई जोधपुर के सैनिक अच्छे नहीं है, इसलिए हम जोधपुर लीजियन बनाएंगे। अंग्रेजों ने सेना बनाई जोधपुर लीजियन, और इसका जो मुख्यालय था, हेडक्वार्टर था, वो एरिनपुरा था। तो जब ये छावनी यहाँ पर बना रहे थे तब यहाँ पर एक ऑफिसर हुआ करते थे, मेजर डाउनिंग। मेजर डाउनिंग का जो जन्म स्थान था, उस जन्म स्थान का नाम था एरन। तो मेजर डाउनिंग ने अपने जन्म स्थान के नाम पर उस जगह का नाम रख दिया एरन। अपने वालों ने थोड़ा एरन के आगे जोड़ दिया पूरा, तो नाम पड़ गया एरनपुरा।
तो एरनपुरा एरनपुरा करते करते धीरे धीरे हम उसको एरनपुरा बोलने लगे। तो ये थोड़ा याद रख लेना नामकरण कैसे हुआ नसीराबाद का इसका। ब्यावर के नामकरण के पीछे तो हमने और बड़ी जोरदार स्टोरी बताई थी। मेजर डिक्सन ने ये शहर बसाया था, परकोटे का शहर बसाया था, और डिक्सन को ब्यावर से बड़ा प्यार था। डिक्सन 1842 से लेकर 1857 की क्रांति तक यहीं पे रहे थे। अब वो नहीं जाते थे गर्मियों में भी यहीं रहा करते थे। यहीं पर एक इंडियन महिला से शादी कर ली थी। वो महिला भी बाद में यहाँ पे ब्यावर में रही थी। 1870 के आसपास में उस महिला का निधन हुआ था। डिक्सन की यहाँ पे समाधि बनाई गई थी ब्यावर में। जो आसपास के जो लोग हैं वो उनकी पूजा करते हैं। पितरजी हमेशा महाराज टाइप पे डिक्सन बन गए थे। और डिक्सन ने यहाँ पे ब्यावर छावनी की स्थापना की थी। ब्यावर वाला नगर बसा था, परकोटे का नगर, रैम्पार्ट बनाया गया था, चारों तरफ फोर्टिफाइड किया गया था उसको। और भारत में परकोटे वाला अंतिम नगर कोई है तो ब्यावर है, ब्यावरी बनाया गया था। तो कहते हैं कि यहाँ पे छावनी बनाने का उद्देश्य ये था कि ये जोधपुर और अजमेर जब आते रास्ते के अंदर जगह आती थी और लूटपाट ज्यादा हुआ करती थी, इसलिए लूटपाट से बचाने के लिए सैनिक रखना जरूरी थे, इसलिए सैनिकों के लिए छावनी बनाएगी। तो कहते हैं कि यहाँ पे सैनिकों के लिए छावनी बनाएगी, तो यहाँ पे बोर्ड ही लग गया था, बी अवेयर, सावधान रहे। और अपने वालों ने वो बी अवेयर उस बोर्ड को पढ़ते पढ़ते ब्यावर नाम कर लिया, तो बी अवेयर से ब्यावर पड़ गया। तो डिक्सन का नाम कुल मिला के याद रखना। उदयपुर के अंदर एक खेरवाड़ा, ये मेवाड़ भील कोर एक सेना बनाई गई थी, भीलों पर नियंत्रण रखने के लिए एक सेना थी, अभी भी है। 1841 में ये सेना बनाई गई थी मेवाड़ भील कोर। इसका जो मुख्यालय था वो अपने खेरवाड़ा के अंदर बना दिया गया था। खेरवाड़ा में इसका मुख्यालय था, आपके खेरवाड़ा पड़ गया उदयपुर के अंदर। 6 सैनिक छावनियां थी। हम ये पढ़ते हैं कि 57 की क्रांति सैनिकों ने की थी क्योंकि चरबे वाले कारतूसों से परेशान थे। क्योंकि पहले एक बंदूक चलती थी ब्राउन बेस, फिर ब्राउन बेस बंदूक हटा दी, नई बंदूक लेके आ गए थे एनफील्ड। और उस एनफील्ड राइफल के बारे में ऐसा कहा जाता था कि इसमें चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया जाता है, ग्रेड्स कार्ट्रिजेज यूज में लिए जाते हैं। और इसकी वजह से सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, क्योंकि उनको ऐसा कहा गया या उन्होंने ऐसी अफवाहें सुनी कि इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र होती है, सूअर मुसलमानों के लिए अपवित्र होता है, हराम होता है। और उनको लगा कि अंग्रेज हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, ताकि जब इनका धर्म भ्रष्ट हो जाए तो ये सब ईसाई बन जाए, अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। इसलिए सैनिकों ने बड़े पैमाने पर क्रांतियां की थी। पर वो 2 छावनियां जहां पर क्रांति नहीं हुई थी, तो नीचे वाले दोनों याद रखना। ब्यावर और खेरवाड़ा सैनिक छावनियां ऐसी थी जहां पर क्रांति नहीं। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सी सैनिक छावनियों में राजस्थान में क्रांति नहीं हुई, तो ब्यावर में नहीं हुई थी और खेरवाड़ा में नहीं हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कह रहे हैं सबसे पहले भाई नसीराबाद के अंदर हुई थी। भारत में क्रांति की शुरुआत होती है 10 मई को। मेरठ वाली जो छावनी थी वहां पे 20वीं नेटिव इन्फेंट्री होती है, वो क्रांति की शुरुआत कर देती है। अपने पास में सूचना थोड़ी लेट है। 19 मई को अपने पास में यहाँ पे एजीजी के पास में सूचना आ गई थी। और जैसे एजीजी के पास में 19 मई को सूचना आई, एजीजी ने हाथों हाथ सारे राजाओं को लेटर लिखे और एजीजी ने कहा कि भाई साहब, कोई किसी भी राज्य के अंदर क्रांति नहीं होनी चाहिए। ऐसा कोई भी मामला आए हमारे खिलाफ कोई, तो तुम दबाड़े का काम करना। अपने राजाओं ने हाथों हाथ लिखा, साहब चिंता ही मत करो, पत्ता नहीं हिलने देंगे हम तो यहाँ पे हमारी रियासतों में, आप थोड़ा अपना खुद का ही देख लेना। अब इधर अपने अजमेर में, अजमेर अंग्रेजों का मुख्य अड्डा हुआ करता था। अजमेर के अंदर एक टुकड़ी थी, वहां पे 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, बंगाल की इन्फेंट्री थी, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, ये अजमेर के अंदर थी। और अंग्रेजों को ये लगा इस टुकड़ी को मेरठ की, बंगाल की जो भी क्रांतियां थी उनकी बात पता थी। और अंग्रेजों को लगा कि यार इनमें ये भावना है क्रांति वाली 15वीं नेटिव इन्फेंट्री वालों में, और कल को इन्होंने यदि अजमेर में क्रांति कर दी, अजमेर में कब्जा कर लिया तो हमारे लिए लफड़ा हो सकता है, इसलिए इस टुकड़े को अजमेर में नहीं रखना चाहिए। इसलिए जो 15 नेटिव इन्फेंट्री थी, इनको कहा कि तुम नसीराबाद जाओ। तो साहब अजमेर की रक्षा कौन करेगा? तो अजमेर में हम ब्यावर से एक लोकल पलटन बुला लेंगे और अपने राजस्थान की एक लोकल पलटन बुला ली गई, मेरवाड़ा रेजिमेंट हुआ करती थी। इनको कहा कि तुम आ जाओ यार हमारी रक्षा करने के लिए यहाँ पे। और इन 15 वालों को कहा तुम वहां चले। 15 वालों को सर क्यों चले जाए, अभी थोड़े दिन पहले तो आए थे, वापस क्यों भेज रहे हो? नहीं नहीं, तुम्हें अब नसीराबाद रहना है, तुम अजमेर में नहीं रहोगे। यहाँ पे ये नसीराबाद में आते, यहाँ पे नसीराबाद आने के बाद में भी अंग्रेजों को डर लगे कि यार ये यहाँ पे लफड़ा कर सकते हैं। नसीराबाद में ऑलरेडी एक बटालियन और थी, वहां पे 30वीं नेटिव इन्फेंट्री वहां पर थी। एक बॉम्बे लांसर्स जो थी वो वहां पे थी। ये जो बॉम्बे लांसर्स थी, इसके लिए कहा जाता था कि ये थोड़ी अंग्रेजों की वफादार है, इसलिए अंग्रेजों ने ये जो बॉम्बे लांसर्स थी, इसके जो सैनिक थे, इनको कहा कि इनका थोड़ा ध्यान रखना। 15 नेटिव इन्फेंट्री वालों को ध्यान रखो, गश्त करने शुरू कर दी और इनके हथियार ले लिए वहां पे 15 नेटिव इन्फेंट्री वालों के, और तोपों के अंदर गोले गोले भरवा के दम तैयार कर लिया कि कल को थोड़ा बहुत भी कुछ होता है तो अपने हाथों हाथ इनके ऊपर प्रत्युत्तर इनको दे दिया जाएगा। अब ये 15 वालों को बड़ा अजीब सा लगा कि यार ये हमारे साथ क्या किया जा रहा है। तो 15 वालों का एक सैनिक हुआ करता था बख्तावर सिंह, और बख्तावर सिंह ने जो नसीराबाद छावनी के अंदर जो अंग्रेजों का अफसर था, प्रिचार्ड अफसर था यहाँ पे नसीराबाद छावनी में अंग्रेजों का, जिसने किताब लिखी थी बाद में, म्यूटिनी इन राजपूताना नाम से बहुत अच्छी किताब लिखी इसने, जिसमें 57 की क्रांति के बारे में लिखता है कि राजस्थान में म्यूटिनी किस प्रकार हुई थी। बख्तावर सिंह प्रिचार्ड से पूछता है कि यार आपको हम पे भरोसा नहीं है क्या?
प्रिचार्ड उसका कोई जवाब नहीं देता है, प्रिचार्ड बात को टाल जाता है। ये 27 मई की इन बातें हैं। अब इनको लगा कि यार बात नहीं पड़ेगी, इसलिए इन लोगों ने 28 मई को यहाँ पे क्रांति कर दी। शुरुआत में जो 31 कंट्री थी वो इनका साथ नहीं देती, पर इन्होंने चढ़ाया कि मर गए, जैसे क्या कर रहे हो तुम, हमारा साथ ही नहीं दे रहे हो, मुर्दे हो क्या? तो ये भी तैयार हो गए और 30 तारीख को 30वीं 91 कंट्री भी तैयार हो जाती है। क्या किया जाए? तो कहा जो अंग्रेज अधिकारी इनको मार दिया जाए और यहाँ से जो हथियार माल मत्ते जो मिले इनको लूटा जाए और लूट के यहाँ से निकला जाए। अंग्रेज अधिकारी मारे गए साहब। एक कर्नल न्यूबरी हुआ करते थे, उनको मार दिया गया, उनके गधे टोटे टोटे किए गए ढंग से एकदम। एक कैप्टन स्कॉटिशवुड हुआ करता था, उसको मार दिया गया। 2 घायल हुए थे यहाँ पे, कैप्टन हार्डी और लेफ्टिनेंट लोक इसमें घायल हो गए थे। कुछ अधिकारी यहाँ से भागे थे, भाग के ब्यावर की तरफ जा रहे थे। जो ब्यावर की तरफ जा रहे थे तो कर्नल पेनी हुआ करते थे, उनको हार्ट अटैक आ गया था, उनकी भी मृत्यु हो गई थी यहाँ पे। अंग्रेजों को जब पता चला कि यार ये चीजें हो गई तो उन्होंने डिसा, गुजरात में जो जगह पड़ती है डिसा, वहां पे मैसेज करवाया कि फटाफट वहां से यूरोपियन बटालियन भेजो ताकि नसीराबाद पे नियंत्रण किया जा सके। पर वो डिसा वाली बटालियन आती, उससे पहले तो इन्होंने ये हंगामा कर दिया था। हंगामा करके यहाँ से सारे के सारे दिल्ली की तरफ चले गए थे, लिखा हुआ दिल्ली चले गए थे। अब सवाल ये उठता है कि ये नसीराबाद से दिल्ली क्यों गए? दो सवाल है। एक सवाल तो ये कि क्रांति नसीराबाद से शुरू क्यों? क्या कारण था क्रांति नसीराबाद से शुरू? दूसरा कारण ये कि ये लोग दिल्ली क्यों गए? इनको अजमेर जाना चाहिए था, अजमेर उस समय मुख्य अड्डा था, और यदि अजमेर जाते तो शायद अंग्रेजों का पत्ता उसी समय साफ कर सकते थे। इनको दिल्ली नहीं जाना था। तो दोनों चीजों के हम जब जवाब ढूंढते कि इन्होंने नसीराबाद में क्रांति क्यों की। नसीराबाद में क्रांति का एक कारण तो ये कि जब इन 1591 इन्फेंट्री वालों को अचानक बिना बताए जब अजमेर से नसीराबाद भेज दिया गया था तो इनमें अंग्रेजों के प्रति अविश्वास की भावनाएं आ गई थी और इनको लगा कि यार हमारे पर अंग्रेज विश्वास नहीं करते हैं, और उस उत्तेजना के अंदर आके इन्होंने नसीराबाद के अंदर क्रांति कर दी। दूसरा, अंग्रेज गलती कर रहे, इनको भेजा वो तो भेजा, इन बॉम्बे लाइसेंस वालों को इनको और कहा कि गश्त लगाई जाए, इनके हथियार ले लिए थे, इनके ऊपर तोपे चढ़ाने का प्रयास किया गया था। इस वजह से सैनिक नाराज हो गए थे। फिर कहते उस टाइम नसीराबाद के जो बाजार थे उनके अंदर कई साधु और फकीर घूम रहे थे और वो चर्बी वाले कारतूसों की बात सबको बता रहे थे, और इधर अंग्रेजों ने भी एक ऑर्डर निकालने शुरू किए कि ये जो चर्बी वाले कारतूस है इनको हटा दिया जाए। तो अब जो सैनिकों का शक था वो यकीन के अंदर बदल गया, अच्छा तुम हटा रहे हो इनको, तब तो पक्का ही कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। तो 2-3 कारण थे जिसकी वजह से क्रांति नसीराबाद से शुरू हो गई थी। एक तो अविश्वास की भावना थी, फिर ये अंग्रेजों ने इनके ऊपर थोड़ी सख्ती करने की कोशिश की थी, फिर नसीराबाद में वो साधु और वो फकीर घूम रहे थे जिन्होंने चर्बी वाले कारतूसों की बात को छावनी तक पहुंचाने का प्रयास किया था। दूसरी बात ये कि दिल्ली क्यों गए, इधर क्यों नहीं गए? तो इसका रीजन ये था कि नसीराबाद से जब ये निकले थे तो एक इनके लूट का सामान बहुत ज्यादा था इनके पास में, तो इनको लगा इतना लूट का सामान लेके और बीच में अब अजमेर की तरफ इधर जाएंगे, अपने दिल्ली की तरफ चलते। पहली बात तो दिल्ली की तरफ ही क्यों चलते हैं, अजमेर की तरफ क्यों नहीं? तो क्रांति बहादुर शाह जफर के नाम से की जा रही थी, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर उनके नाम से की जा रही थी, और दिल्ली मुख्य केंद्र बना हुआ था। और सब लोगों के दिमाग में यह था कि जब अंग्रेज यहां से चले जाएंगे तो अपनी राजधानी दिल्ली बनेगी, अपना राज बहादुर शाह जफर के पास में आएगा। इसलिए हर आदमी दिल्ली जाके, हर आदमी बहादुर शाह जफर के सामने जाके अपनी जो योग्यता थी, अपना जो विश्वास था उनके सामने प्रकट करना चाहता था, और कहीं ना कहीं उनसे कंफर्मेशन लेना चाहता था कि देखो हम आपके साथ खड़े। इसलिए दिल्ली तो इनको जाना ही था, पर फिर भी अजमेर की तरफ जा सकते थे, उधर पहले अजमेर को कब्जे में करते फिर दिल्ली चले जाते। तो उसका रीजन ये कि इनके पास लूट का सामान बहुत ज्यादा था, फिर इनके साथ में महिला और बच्चे भी थे, तो इनको लगा इधर जाएंगे महिला और बच्चे अपने साथ में, कई घायल सैनिक अपने साथ में, लूट का सामान ज्यादा है। उधर डीसा से सेना आ रही थी तो डीसा वाली सेना इधर जल्दी आ सकती है, इसलिए अपने को नहीं जाना चाहिए। फिर अजमेर में जो मैगजीन का किला था वहां पर अंग्रेजों ने जो डिक्सन था, डिक्सन ने अपना एक जो लेफ्टिनेंट था उसको वहां पे मैगजीन भेज दिया था, अजमेर में भेज दिया था। अजमेर के किले को मैगजीन का किला कहते थे। अंग्रेज अपने हथियार रखते थे इसलिए उसको मैगजीन का किला, जो अकबर ने बनवाया था अकबर का किला जिसको कहते हैं, उसको हम मैगजीन का किला भी कहते हैं। उसको लूटना या उस पर कब्जा करना इतना सरल भी नहीं था, तो लूट का सामान ज्यादा था, दिशा से सेना आ रही थी, घायल सैनिक बच्चे थे, साथ में महिलाएं थी, साथ में ये जो आपका मैगजीन का किला था उसको लूटना इतना सरल भी नहीं था। सब दिल्ली जाके बहादुर शाह जफर को अपना नेता बनाना चाहते थे, दिल्ली क्रांतिकारियों का मुख्य गढ़ था, इसलिए वहां पे जाना चाहते थे। ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से सारे लोग दिल्ली गए। तो कभी कोई नॉर्मली पूछ ले तो याद रखना दिल्ली क्यों चले गए थे या क्रांति नसीराबाद में क्यों हुई थी। 28 मई को जब नसीराबाद में क्रांति होती है तो 28 मई को नसीराबाद में ये खबरें छन छन के पहुंची नीमच। जब नीमच खबरें पहुंची तो यहाँ पे 2 जून को अंग्रेजों का एक अफसर हुआ करता था कर्नल एबोट। कर्नल एबोट ने सारे भारतीय सैनिकों को बाहर निकाला और भारतीय सैनिकों को बाहर निकाल कर सौगन खाओ, हिंदू सारे गंगा जी की सौगन खाओ, मुसलमान सारे कुरान की सौगन खाओ कि अंग्रेजों के खिलाफ किसी भी प्रकार की क्रांति नहीं करेंगे। बाकी सब सैनिकों ने तो भाई सौगन खा ली। उन सैनिकों में एक सैनिक हुआ करता था मोहम्मद अली बेग, और मोहम्मद अली बेग ने कहा कि नहीं साहब मैं कोई कसम नहीं खा रहा, और उसने कहा कि कसम अंग्रेजों ने भी खूब खाई थी। अंग्रेज जब आए थे तब इन्होंने कहा था कि हम किसी भी रियासत का विलय नहीं करेंगे, पर अभी थोड़े दिन पहले हमारे अवध में आपने क्या किया,
हमारा जो वाजिद अली शाह था उस पर आपने बेड गवर्नेंस का आरोप लगाया, कुशासन का आरोप लगाया और कुशासन का आरोप लगाकर कलकत्ता भेज दिया। जब तुम अवध के मामले में अपनी कस्में तोड़ सकते हो तो हम किस चीज की कसम खाएं? और उसने कह दिया भाई साहब कि कस्में वादे इनमें कुछ ही नहीं पड़ा है, मैं कोई कसम नहीं खा रहा हूँ। याद रखना भाई, कौन सैनिक था जिसने ऐसा करने से मना कर दिया? तो मोहम्मद अली बेग था। किसके सामने कर दिया था? तो कर्नल एबोट के सामने से कर दिया था। उस दिन तो कर्नल एबोट ने मोहम्मद अली बेग को साइड में लेके गया, जैसे तैसे करके बुला चपड़ा के उसको राजी कर लिया कि भाई अब तेरे को क्रांति नहीं करनी चाहिए हमारे सामने, ऐसी बातें नहीं करते आपने। लेकिन वो बातें ज्यादा अंदर बैठी हुई थी। 3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में इन्होंने भी क्रांति कर दी। वहां पर जो भी अंग्रेज रहते थे उनको मारना शुरू किया। कहते एक सार्जेंट था, उस सार्जेंट की पत्नी को और उसके बच्चों को मार दिया था और उनको आग के अंदर डाल दिया था। वहां से सैनिक निकले, वहां से निकले तो अपने नीमच मेवाड़ के पास में पड़े। अपने मेवाड़ के अंदर अपने एक जगह पड़ती थी शाहपुरा। शाहपुरा का जो राजा था उसका नाम था लक्ष्मण सिंह। और लक्ष्मण सिंह ने विद्रोही सैनिकों का पूरा समर्थन किया, सहयोग किया, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। यहाँ से ये आगे देवली, 5 तारीख को देवली पहुंचते। देवली के अंदर वैसे तो ये देवली वाली छावनी की कोटा कंटिजेंट के लिए बनाई गई थी। एक सेना हुआ करती थी कोटा कंटिजेंट, इसके लिए बनाई गई। पर एक कोटा कंटिजेंट तो पहले से मथुरा गई हुई थी। तो यहाँ पर एक महिदपुर टुकड़ी थी, वो महिदपुर टुकड़ी इनके साथ में हो गई। उसने कहा हम भी आपके साथ में, और सारे सैनिक यहाँ से दिल्ली की तरफ चले गए। तो देवली के अंदर तो बाद में अपने जहाजपुर से 800 मीणाओं की भर्ती की गई थी, मीणा सैनिकों की। और उन मीणा सैनिकों को यहाँ पे देवली छावनी के अंदर रखा गया था कि यार छावनी के अंदर कोई ना कोई तो रहो, और ये सब यहाँ से निकल के आगे चले गए थे। जब इन्होंने वहां पे अंग्रेजों को मारना शुरू किया था नीमच में, तो वहां से 40 अंग्रेज भाग गए थे। अगले में पढ़ेंगे। तो पहले तो सीधा से इतना ध्यान रखना कि मोहम्मद अली बेग ने कस्में खाने से मना कर दिया था कर्नल एबोट के सामने। 3 जून को हीरा सिंह क्रांति करता है, शाहपुरा का राजा लक्ष्मण सिंह इनकी सहायता करता है, देवली वाली जो महिदपुर टुकड़ी है वो इनका साथ देती है और यहाँ से दिल्ली की तरफ चले जाते हैं। और इधर जो जहाजपुर के अब 800 मीणा सैनिकों की भर्ती करके उनको बाद में देवली के अंदर रखा गया था। आगे लिखा होगा इसमें, नीमच से वहां से 40 अंग्रेज भागते हैं और 40 अंग्रेज भाग के एक डूंगला नाम के गांव में शरण लेते हैं। अपने चित्तौड़ में गांव पड़ता है डूंगला, वहां पे शरण लेते हैं। रुगा राम जी नाम के किसान थे, उनके घर पे इन्होंने शरण ली। हालांकि कुछ एक अंग्रेज पास में गांव था केसुंदा, वहां केसुंदा के अंदर भी गए थे। डॉक्टर थे उनमें, दो, एक डॉक्टर मरे या डॉक्टर मूरे और डॉक्टर केन। और वहां पर राम सिंह पटेल नाम के कोई बंदे थे, उनके पास में राम सिंह पटेल, केसर सिंह पटेल, 2-3 बंदे थे, उनके पास में भी रुके थे। और ज्यादातर बड़े लोग ये यहीं पे रुके थे, डूंगला के अंदर 40 आदमी आगे रुके थे। इधर जो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था सोवर्स, उसको जब समाचार मिला मेवाड़ वाले पॉलिटिकल एजेंट को, यार ऐसे क्रांति हो गई नीमच में, हमारे आदमी भागे, वो बेचारा गया, उसको पता चला 40 तो डूंगला में फंसे हुए, उनके पास गया, उनको लेके उदयपुर गए। उदयपुर में राणा जी हुआ करते थे, स्वरूप सिंह, और उसने राणा जी को जाकर, राणा जी आ रही है हमारे 40 आदमी का ध्यान रखो यार, मैं क्रांति दबा क्यों। राणा जी ने उनका पूरा ध्यान रखा। अपने पिछोला झील के अंदर एक महल बने हुए जग मंदिर, इन जग मंदिर महलों के अंदर रखा था। कहते हैं कि जब शाहजहां अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करके आया था तब भी वो जग मंदिर के अंदर रुका था। जग मंदिर इतना सुंदर बना हुआ अपना कि शाहजहां को बहुत वो जगह पसंद आई थी। और कालांतर में जब शाहजहां आपके जब खुद बादशाह बनता है, जब उसने ताजमहल बनाया था तो ताजमहल का नक्शा कहीं ना कहीं अपने जग मंदिर से प्रेरित है। तो इस जग मंदिर में कभी शाहजहां रुके गया था, जग मंदिर में बाद में राणा जी ने 40 अंग्रेजों को रखा, पूरा ध्यान रखा था। बाकायदा टावरों को टोपी वोपी खिला के आए थे, अंग्रेजों को पूरी खतरदारी की थी। तो स्वरूप सिंह नाम याद रखना। और स्वरूप सिंह तो वैसे अंग्रेजों के पक्ष में था, जोरदार आदमी था। स्वरूप सिंह ने सिक्के चलाए थे, तो उन सिक्कों के ऊपर लिखा था दोस्ती लंदन। साहब छोटा मोटा मत समझ लेना, अपनी फ्रेंडशिप लंदन वालों के साथ है, डायरेक्ट उनके साथ हमने दोस्ती कर रखी। तो कोई पूछे कि राजस्थान की कौन सी रियासत के सिक्कों पर दोस्ती लंदन लिखा जाता था, तो मेवाड़। वो सिक्के किसने चलाए थे? तो स्वरूप सिंह, स्वरूप सिंह ने चलाए, जिनके सिक्कों का नाम है स्वरूप शाही। तो आप देख लो भाई, ये आदमी दोस्ती नहीं निभाएगा तो बाद में कौन दोस्ती निभाएगा। तो ये दोनों तरफ कि विद्रोही किधर गए थे और अंग्रेज भाग के किधर आए थे, दोनों बातें याद रखना। 3 छावनी में क्रांति हो गई, 6 छावनियां थी। नसीराबाद में क्रांति हो गई, नीमच में क्रांति हो गई, देवली वाले उनके साथ जुड़ गए, देवली में हो गई, ब्यावर खेरवाड़ा में होनी नहीं है क्रांति। फिर एक बचा आपने एरिनपुरा। मैंने अभी शुरुआत में आपको बताया कि एरिनपुरा में जोधपुर लीजियन जब 1835 में बनाई गई थी तो उसका मुख्यालय बनाया गया था जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन में जो एरिनपुरा छावनी थी, यहाँ पे इसके कोई 90 सैनिक आबू भेजे हुए थे। आबू में एजीजी का बंगला है तो उसकी रक्षा करो। पूर्वीय सैनिक थे, पूर्वी दिशा के यूपी साइड के सैनिक होते थे, हम उनको पूर्वीय सैनिक बोलते थे। 21 अगस्त को उन पूर्वीय सैनिकों ने वहां पे क्रांति कर दी थी। और वहां जो छावनी का अधिकारी था होल, उसके बंगले पर आक्रमण कर दिया था। और कहते हैं यहाँ पर तो जो अपना एजीजी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, उसका बेटा अलेक्जेंडर था, वो यहाँ पे घायल हुआ था उसके अंदर। तो ये भी याद रख लेना आपने। फिर यहाँ पे क्रांति की, फिर वहां से आबू से एरिनपुरा 23 तारीख को। और अपने बाकी साथियों का कि चलो भाई अपने यहाँ से चलते हैं, तो इनका चलो नारे लगाते हुए चले, मारो फिरंगी दिल्ली चलो। अंग्रेजों को फिरंगी कहा जाता था, सबको सब जाना कहाँ पे देखो, दिल्ली। शीतल प्रसाद नाम करके एक नेता थे इनके, एक नेता का नाम था मोती खां।
देख लो दोबारा, शीतल प्रसाद और एक थे मोती खां और एक थे तिलक राम। ये नेतृत्व करते हुए यहां से आगे बढ़ते हैं। मारो फिरंगी दिल्ली चलो के नारे लगाते हैं। तो एरिनपुरा वाले सैनिक और क्रांति कर देते हैं, यहाँ से दिल्ली की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। ये दिल्ली की तरफ जा रहे थे, रास्ते में इनको एक बंदा मिलता है, खेरवा नाम की जगह पे इनको एक बंदा मिला। पाली केंद्र की जगह पड़ती है खेरवा, वहां पर इनको मिले आउवा के सामंत। आउवा मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था और आउवा के सामंत थे कुशाल सिंह चापावत। वो कुशाल सिंह दिन को मिले और कुशाल सिंह दिन का भाई साहब किधर, इनका हम तो दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली बहादुर शाह जफर के साथ में जाके लड़ेंगे, वहां पे हम क्रांति करेंगे। कुशाल सिंह चापावत की मारवाड़ के राजा के साथ नहीं बनती थी। मारवाड़ का राजा था तख्त सिंह। अब तख्त सिंह की थोड़ी बात सुनिए। तख्त सिंह बेसिकली गुजरात में एक जगह पड़ती है ईडर। ईडर के लिए कहा जाता है कि ईडर जोधपुर के भाई बंधुओं की रियासत थी, कि जोधपुर वालों का राजाओं का कोई एक भाई था, वो ईडर चला गया था और ईडर में जाके नई रियासत स्थापित कर ली थी। इसलिए जब भी जोधपुर में कोई राजा मर जाता, बेटा नहीं होता, तो ईडर से गोद लाते। ईडर में कोई राजा मर जाता, बेटा नहीं होता, तो जोधपुर से गोद लेके जाते। जोधपुर वाले मान सिंह की जब मृत्यु हुई तो उसके बेटा नहीं था, ये तो तख्त सिंह को ईडर से गोद लेके गए थे। ये गुजराती आदमी था, इसकी मारवाड़ी उसे बनती नहीं थी, इसलिए सामंतों के राजाओं के बीच में क्लेश चल रही थी। एक मामला और हुआ, अहुआ के पास में एक जगह पड़ती है बिठोड़ा। बिठोड़ा का सामंत मर गया, वहां का जो फ्यूडल लॉर्ड था वो मर गया, नया कोई फ्यूडल बनाना था। कान जो कुशाल सिंह था, इसने कहा कि मैं कहूं उस आदमी को बनाया जाए, पर तख्त सिंह नहीं माना। तख्त सिंह ने एक नए आदमी को बना दिया, कानजी नाम के आदमी को बना दिया। और उल्टा तख्त सिंह ने कहा कि तू बीच में ज्यादा बोलता है, तेरे पे 3000 रुपए का जुर्माना है। कुशाल सिंह ने जुर्माना जमा नहीं करवाया, वो तो कोई बात नहीं, उसने जाके कानजी को मार दिया। जिस व्यक्ति को जोधपुर के राजा द्वारा सामंत अपॉइंट किया गया है, आप जाके उसको मार देते हो, इसका मतलब आपने जोधपुर के राजा के खिलाफ बगावत कर दी। तो जोधपुर के राजा के खिलाफ विद्रोही हो रखा था और कुशाल सिंह को कहीं ना कहीं पता था कि जोधपुर के राजा की सेना आएगी, मेरे को लड़ना तो पड़ेगा जोधपुर राजा के खिलाफ। इसलिए जब ये सैनिक जा रहे थे, एरिनपुरा छावनी वाले सैनिक जा रहे थे, तो कुशाल सिंह चांपावत इनको कहा कि क्यों ना हम सब मिलके लड़े, क्यों आप दिल्ली जा रहे हो, क्यों ना हम सब अहुआ के अंदर लड़े। इंटेलिजेंट आदमी था और उनको पटाने में कामयाब हो गया और एरिनपुरा वाले सारे के सारे जो फौजी थे वो कुशाल सिंह के साथ में आ गए। कुशाल सिंह के साथ में अब अंग्रेजों को पता चला कि हमारे विद्रोही दिल्ली जा रहे थे, लेकिन कुशाल सिंह उनको अहुआ ले गया, तो अब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो अब कुशाल सिंह के खिलाफ जब भी सेना आती तो अंग्रेजों की सेना भी आती और जोधपुर की सेना भी आती। तो पहला युद्ध तो बिठोड़ा में हुआ, बिठोड़ा का युद्ध हुआ 8 सितंबर। जोधपुर के राजा ने अपना एक सेनापति भेजा कुशलराज सिंह भी, अंग्रेजों ने अपना एक सेनापति भेजा कैप्टन हीथकोट। सामने कुशाल सिंह चांपावत लड़ रहा था, कुशाल सिंह चांपावत जीत जाता है क्योंकि इसके साथ आसपास के सामंत आ गए थे, मैं आगे बताऊंगा कौन कौन से आ गए थे। और एरिनपुरा छावनी वाले सैनिक इसके साथ में हो गए थे। उल्टा इन्होंने जोधपुर के जो किलेदार था, जो फोर्ट की रक्षा करने वाला था, ओनाड सिंह पवार, वो शहीद हुआ था। इसके अंदर 76 सैनिक राज्य की सेना के उधर मारे गए और युद्ध जीत गए। अब जब एजीजी को पता चला, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को पता चला कि यार बिठोड़ा में 8 सितंबर को हमारी और जोधपुर वालों की सेना गई थी और हार के आ गई, उसने कैसे कैसे हो सकता है, मैं खुद आऊंगा। और दूसरा युद्ध लड़ने के लिए पैट्रिक लॉरेंस खुद आ गया। और इस बार युद्ध हुआ चेलावास, पाली में एक जगह पड़ती है चेलावास नाम की, वहां पर इस बार युद्ध हुआ चेलावास में 10 दिन बाद। पहले वाला 8 सितंबर है, दूसरे वाला 18 सितंबर को युद्ध हुआ। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस कौन, एजीजी था अपना, ये आ गया। और इसने जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट को कहा, मैकमेसन पॉलिटिकल एजेंट को आकर तू भी आ जा, दोनों भाई भाई मिलकर लड़ेंगे, मारेंगे। इस बार सामने कुशाल सिंह चांपावत लड़ ही रहा था, लेकिन इस बार फिर कुशाल सिंह चांपावत जीत जाता है, विद्रोह जीत जाते हैं। उल्टा मैकमेसन बाबड़ा बहुत भोला भला सीधा आदमी था, और ये जब मैकमेसन हार रहा था, पैट्रिक लॉरेंस की सेना पहले आ गई थी। पैट्रिक लॉरेंस की सेना और कुशाल सिंह के बीच में लड़ाई हुई, पैट्रिक लॉरेंस हार जाता है, थोड़ा पीछे जाके बैठ जाता है। उसको लगा मैकमेसन आएगा तो मिलके लड़ेंगे। मैकमेसन आया, पर मैकमेसन को ये नहीं पता चला कि हमारे वाली सेना इधर वाली है इधर वाली है, क्योंकि कुशाल सिंह के साथ भी जीते सैनिक थे, सबने ड्रेस तो वही पहन रखी थी अंग्रेजों वाली, एरिनपुरा वाले फौजी थे। वो बेचारा गलती से उनकी तरफ चला गया, उन्होंने जाते गाते उन्होंने पकड़ा मैकमेसन को, पकड़ के मैकमेसन का सिर काट दिया, सिर काट के अहुआ के किले पर लटका दिया और गीत गाए, ढोल बाजे चंग बाजे भेड़ो बाजे बाकियों, मैकमेसन ने काट के अहुआ माथे टांगियो। तो मतलब ये नृशंस हत्या की थी मैकमेसन की। पर भला आदमी था बेचारे को, अकाल मौत मरा। इसलिए मैकमेसन की तो वहां चेलावास के पास में समाधि बनी हुई है, आसपास के लोग मैकमेसन की पूजा करते हैं, भौमिया साहब जी। पर इस युद्ध में दोनों अंग्रेज आए थे, एक तरफ से अपने वाले लड़ रहे थे, इसलिए इस युद्ध का नाम है काले गोरों का युद्ध। काले मतलब अपने वाले, गोरे मतलब गोरे थे, काले गोरे का युद्ध भी कहा जाता है। कोई पूछे भाई काले गोरे का युद्ध कौन सा, तो चेलावास का युद्ध। अब जब ये मैकमेसन को मारा, उसके बाद तो अंग्रेजों में दहशत फैल गई और अंग्रेजों में इसे बात फैल गई कि अहुआ के अंदर एक कोई देवी माता है, सुगाली माता, और जब तक अहुआ वालों के पास में सुगाली माता है, इनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए अपने अजमेर वाले अंग्रेजों ने तो यहाँ से जाने से मना कर दिया कि हम तो भाई साहब इनके खिलाफ लड़ने के लिए नहीं जाएंगे। फाइनली जो कैनिंग था, भारत का गवर्नर जनरल था, उसने बॉम्बे से सेना भेजी, कर्नल होम्स को भेजा और उसने कहा इस बार अहुआ में जाके मरो। और जोधपुर वाले राजा ने कहा तुम आओ, सही है मैं भेज रहा हूँ साथ में, हंसराज जोशी को भेजा। 20 जनवरी को युद्ध शुरू किया
शुरुआत में कुशाल सिंह चंपावत लड़ता है, लेकिन बाद में कुशाल सिंह चंपावत को लगातार पार नहीं पड़ेगी, इसलिए जिन शाम को आंधी आई हुई थी, आंधी में फायदा उठा के कुशाल सिंह चंपावत मेवाड़ की तरफ निकल जाता है कि मेवाड़ से सहायता लेके आऊंगा। और उसका छोटा भाई था लांबिया का सामंत था पृथ्वी सिंह, उसको कहा भाई तू संभाल। 5 दिन तक आउवा की जनता ने अंग्रेजों का मुकाबला किया, लेकिन फाइनली 24 जनवरी को अंग्रेज यहाँ पे कब्जा करने में कामयाब हो जाते हैं। और कहते हैं जैसे होम्स ने कब्जा किया, होम्स ने कहा भाई जाओ सुगाली माता का वो लाओ रे, क्योंकि सुगाली माता यदि इनके पास रही तो वापस जीत जाएंगे। तो सुगाली माता की मूर्ति उठा के ले गए। और कहते हैं अजमेर में जो राजपूताना म्यूजियम था, अपने राजस्थान का पहला म्यूजियम था राजपूताना म्यूजियम, इसी मैगजीन के किले के अंदर बनाया गया था, इसके अंदर ले जाके इन्होंने मूर्ति रख दी थी। कहते हैं वो जो मूर्ति थी सुगाली माता की, वो काले संगमरमर की बनी हुई मूर्ति थी, जिसके 10 सिर थे और 54 हाथ थे। वो आउवा वालों की इष्ट देवी हुआ करती थी, तो वो जो माता जी की मूर्ति थी वो उठा के ले गए थे यहाँ से अंग्रेज। उधर कुशाल सिंह चंपावत को जब पता चला कि भाई अपना तो पतन हो गया, तो कुशाल सिंह चंपावत मेवाड़ गया। सलूम्बर के सामंत थे केसरी सिंह चुंदावत, इनकी अपने मेवाड़ वाले महाराणा स्वरूप सिंह के साथ नहीं बनती थी, तो इन्होंने कहा तू मेरे पास आजा मैं रख लूंगा। एक आपने कोठारिया के सामंत थे जोध सिंह, इनके पास में जाके शरण ले ली थी। जोध सिंह जी तो वैसे ही, और जोध सिंह जी ने आपके नाना साहब को शरण दी थी, पेशवा नाना साहब को शरण दी। जोध सिंह जी ने भीमजी चारण को शरण दी थी। ये भीमजी चारण जो अंग्रेजों को गंगापुर के अंदर लूट लेते हैं, उनको शरण दी थी। जोध सिंह तो वैसे ही शरण देने वाला आदमी था, तो इन्होंने कुशाल सिंह को अपने पास में शरण दी थी। पर आउवा वाला संघर्ष अपने आप का महान संघर्ष है। अपने कवि गिरवरदान हुए, उन्होंने इसके ऊपर 3 दोहे लिखे, राजस्थानी में बोले तो छप्पे लिखे, और उन्होंने कहा है कि आउवा का संघर्ष है वो भारत की आजादी का संघर्ष है। तो अपने नाम याद रख लें कि कवि गिरवरदान ने ऐसा कहा। कवियों का खूब योगदान रहा है। तो सूर्यमल मिशन ने 57 की क्रांति के बारे में लिखा है, और बाकायदा वो तिथि तक बताते हैं कि ये जेठ बदी पंचमी को क्रांति शुरू हुई। उन्होंने तो अपने दोहों में इसका तक वर्णन किया सूर्यमल मिशन ने। तो फिर कुछ दिन तो यहाँ पर रहे इनके पास में कुशाल सिंह जी, फिर कुशाल सिंह जी को लगाया पार नहीं पड़ेगी, तो फाइनली जाके 8 अगस्त 1860 को अंग्रेजों के खिलाफ सरेंडर कर दिया था। नीमच में सरेंडर किया था, कोई पूछे तो ध्यान रख लेना। नीमच में सरेंडर किया, और अंग्रेजों का भाई ये अपना पकड़ा गया आदमी अपने खिलाफ क्रांति की थी, फांसी लगाई जाए। कुशाल सिंह ने कहा रुको तो सही आप, अंग्रेजों ने जिस किसी विद्रोही को पकड़ा था सबको मार दिया था। पर कुशाल सिंह ने कहा अरे सुनो, मैंने आपके खिलाफ क्रांति नहीं की, मैंने जोधपुर के राजा तख्त सिंह के खिलाफ क्रांति की थी। आप चेक तो करो यार, सारे डॉक्यूमेंट तो चेक करो। अंग्रेजों ने फाइनली चेक किए, और यह आदमी अंग्रेजों को बढ़ाने में कामयाब हो गया। और अंग्रेजों ने कहा कि नहीं साहब, कुशाल सिंह ने हमारे खिलाफ क्रांति नहीं की, इसलिए कुशाल सिंह को छोड़ दिया जाए। हालांकि बाद में कुशाल सिंह आउवा तो नहीं जा पाए थे, अपनी मृत्यु पर्यंत 1864 तक उदयपुर के अंदर रहे थे। इनकी जांच के लिए जो कमीशन बना था वो टेलर कमीशन था, पर बाद में टेलर कमीशन गठन किया गया 10 नवंबर 1860 को इनको यहाँ से छोड़ दिया गया था। बाद में उदयपुर रहने लग गए थे, और 1864 में उदयपुर में इनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में इनके बेटे थे देवी सिंह जी को बाद में आउवा की जागीर मिल गई थी। ऐसा नहीं है कि कुशाल सिंह जी अकेले अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, इनका साथ देने वाले और खूब सारे सामंत थे। कौन कौन थे? तो ये 3 बेसिकली नाम याद रखना, शिवनाथ सिंह आसोप, बिशन सिंह गुलर और अजीत सिंह आलेडियावास। नीचे वाले देख लेना, जोध सिंह बोगावा थे, प्रेम सिंह बांता थे, चांद सिंह बसवाना थे, जगत सिंह तुलगिरी थे। तो ये 3 नाम ज्यादा याद रखना, इनके बारे में पूछा था। और उनमें भी इनका शिवनाथ सिंह आसोप का ज्यादा याद रखना। कहते हैं कि जब यहाँ पे 2 युद्ध हो गए थे आपके, ये दोनों बिछोड़ा और चेलावास वाला युद्ध हो गया था, उसके बाद एरिंगपुरा वाले फौजी उनका हम दिल्ली जाएंगे, तो उनको दिल्ली ले जाने वाले शिवनाथ सिंह आसोप। हालांकि 10 नवंबर के आसपास में और 1857 को नारनौल के पास में ये अंग्रेजों की एक सेना से हार जाते हैं। अंग्रेजों का अफसर था, उसका नाम था ब्रिगेडियर गेरार्ड से हार गए थे, हार के वापस आ गए थे। पर वापस आने के बाद भी कहते हैं इन्होंने 35 दिनों तक बड़सू नाम के स्थान पर लड़ाई लड़ी थी। फिर फाइनली इन्होंने सरेंडर कर दिया था, इनकी जागीर वगैरह जब्त कर ली गई थी। ये जो बिशन सिंह गुलर थे, अजीत सिंह आलेडियावास थे, इनकी भी जागीरें जब्त कर ली गई थी, इनको तो वापस ही नहीं दी थी। ये बाद में शेखावाटी चले गए थे, शेखावाटी में डाके वाके मारने लगे थे, डाकू बन गए थे वहां पे जाके। ये आपके इता तक हो गया। तो ये हमने 4 छावनियों में जो क्रांति हुई थी उन क्रांति के बारे में पढ़ा। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे कि राजस्थान के अन्य इलाकों में कैसे कैसे क्रांति हुई थी, जैसे कोटा में, जयपुर में, भरतपुर में, अलवर में। वो अगले वीडियो के अंदर हम और पढ़ लें। धन्यवाद।